नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के साथ हिमालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और हिमालय की सभी चोटियाँ और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण जो भी बिंदु होंगे वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले हम आपको भारत के प्रमुख दर्रे, नदी तंत्र और भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट है कि भारत से जो भी हिमालय से संबंधित प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी को समझने हेतु दो आधार में विभाजित किया गया है, तो हम पहले से ही समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन को समझेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय में कैसे अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम फिर पश्चिम से पूर्व की ओर अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के विभाजन को हम पहले देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। पहले हम देखेंगे इसमें हम किस किस का अध्ययन करेंगे। इसमें हम ट्रांस हिमालय का करेंगे, बृहद हिमालय का करेंगे, लघु हिमालय का और शिवालिक हिमालय का अध्ययन करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। और जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन हिमालय का करेंगे तब उसमें हम पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय को समझेंगे। ये इतने मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए हैं क्योंकि हिमालय एक बहुत बड़ी रेंज में फैली हुई, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई एक श्रृंखला है। इसको अध्ययन आसानी से समझने के लिए हमने इसे दो पार्टों में विभाजित किया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन से जानेंगे कौन कौन से तत्व बनते हैं। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। वही आपको हम बता चुके ऊपर कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये जो हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो एक ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय को ही हम मध्य हिमालय कहते हैं, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, लघु हिमालय को ही हम मध्य हिमालय कहते हैं। तो ये तीन प्रमुख श्रेणियां हैं। फिर बृहद हिमालय, महान हिमालय से भी कहते हैं, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी लेते हैं कि ट्रांसफार्म क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है वो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये सभी ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत चोटी है, श्रेणी है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट था। अगला पॉइंट है कि इस पर्वत श्रेणी में K2 गार्डवेन आस्टन पर्वत चोटी है, जो कि विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में पाक के अधिकृत कश्मीर में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। तो हम आपको बता दें कि यदि बात करें कि विश्व की सबसे दूसरी ऊंची सबसे चोटी है तो वो आपकी K2 है। और यदि भारत में पूछे तो वो सबसे पहली है। लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि जो वर्तमान स्थिति जम्मू कश्मीर की है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में। तो यहाँ पर K2 है। तो याद रखना है कि अधिकृत पाक ऑफ कश्मीर में जो पाकिस्तान के हिस्से में है तो इसे हम पूर्णतः नहीं मान सकते। लेकिन जो हमारी सिक्किम में जो कंचनजंगा है ये हमारे भारत के अंतर्गत आती है। तो ये अगर पूछी जाए कि भारत के प्रॉपर यानी पूरे तरीके से भारत के ही भूभाग में है तो वो आपकी कंचनजंगा है। लेकिन यदि पाक ऑफ अधिकृत कश्मीर में देखी जाए तो ये भी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उसके बाद ये है। लेकिन यदि देखा जाए कि भारत की पूर्ण रूप से कब्जे में तो ये आपकी कंचनजंगा होगी और अधिकृत रूप है तो K2 होगी। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि वर्तमान में यदि भारत की भूभाग में पूछी जाए तो वो आपकी सिक्किम में है कंचनजंगा। और यदि पाक ऑफ अधिकृत कश्मीर में देखी जाए तो वो पाकिस्तान में है, लेकिन वो अभी पाकिस्तान की कब्जे में है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि इस पर्वत श्रेणी की महत्वपूर्ण ग्लेशियर कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणियां आती हैं। तो पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणियां आती हैं। तो पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी है और उसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से ग्लेशियर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है सियाचिन ग्लेशियर और यारकंद रिमो ग्लेशियर और वाल्तोरो ग्लेशियर और फेंदकिन ग्लेशियर। तो हम आपको बता दें कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्थल है। इसे युद्ध स्थल के नाम से भी जाने जाता है। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट ये देख लेते हैं हम।
तो सियाचिन ग्लेशियर थे जो आपने जाना है वो देखते, लद्दाख श्रेणी देखते हैं क्योंकि आपको बता दिया काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, 3 श्रेणियां हैं जो आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। तो हम लद्दाख श्रेणी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्या लद्दाख श्रेणी के बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन, दोनों तरफ नदियां बहती हैं और श्योक नदी एवं सिंधु नदी, लद्दाख श्रेणी है तो दोनों तरफ नदियां बहती हैं। यानी यदि लद्दाख श्रेणी ये रही है तो इसके पहले इसके इधर श्योक नदी है और इधर सिंधु नदी है, तो इनके बीच में जो श्रेणी है वो आपकी लद्दाख श्रेणी है। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है लद्दाख श्रेणी के पास लेह है जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु नदी इस तरफ बहती है तो यहीं पर आपका लेह बसा हुआ है, यानी लेह शहर हुआ, लेह शहर है। तो याद रखना है। अगला पॉइंट है कि राकाकोसी सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है जो यहीं पर है। तो आपको याद रखना है कि लद्दाख श्रेणी पर ही राकाकोसी जो सबसे तीव्र ढाल वाला पहाड़ है, यानी पर्वत है जो तीव्र ढाल का मतलब होता है कि पहाड़ कोई धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे, लेकिन कोई एक पहाड़ सीधे आके आता है तो उसे हम तीव्र ढाल के रूप में जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अंतिम इसकी श्रेणी है जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी भी ट्रांस हिमालय की भाग है। तो आपको याद रखना है कि जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी, तीन श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ठीक है, आपने ट्रांस हिमालय के बारे में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। तो अब बढ़ते हैं हिमालय के बारे में, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बारे में जानते हैं। क्या है कि ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच जगह को सचर जोन कहते हैं। तो ये आपको बता दें सचर जोन किससे होता है कि जब दो हिमालय ऊंचे और इस प्रकार से, जैसे ये ट्रांस हिमालय है और ये बृहद हिमालय है, तो इनके बीच का जो स्थान है इसे हम सचर जोन कहते हैं। तो ये याद रखना है, पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा सचर जोन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दो पहाड़ों के बीच में जो स्थान तल नीचा घाटी होती है उसे हम सचर जोन कहते हैं। सचर जोन उस स्थान को कहते हैं ना कि हर जगह स्थान को कहेंगे। तो आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के स्थान को हम सचर जोन कहते हैं, यानी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाले स्थान को हम सचर जोन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये पॉइंट तो ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच की जगह को हम सचर जोन कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं बृहद हिमालय, मध्यम हिमालय एवं शिवालिक हिमालय में से बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। तो ये आपको याद रखना है कि जो बृहद हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय है, फिर आपका शिवालिक हिमालय है। तो जो बृहद हिमालय है वो सबसे ऊंचा हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि चौड़ाई 120 है, चौड़ाई 120 और चौड़ाई 120 से 192 मीटर है। ये भी याद रखना है। जो चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की तरफ घटती जाती है, यानी आपको बता दें कि ये बृहद हिमालय है और ये आपका लघु हिमालय है। फिर हम क्लियर कर देते एक बार। ये आपका बृहद हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय है और ये आपका शिवालिक हिमालय है। तो हम आपको बता दें कि इनकी जो यहाँ की जो चौड़ाई है वो 100 यानी 120 से मीटर से इतनी चौड़ाई है, लेकिन ये इधर पश्चिम है और इधर ही पूर्व है, ठीक है। तो इधर चौड़ाई से घटती घटती तो कम होती जाती है। यहाँ पर तीनों श्रेणियाँ एक साथ आ जाती हैं, तो ये आपको मालूम नहीं होगा कि कौन सी श्रेणी कहाँ है। तो याद रखना है, ये ऊपर वाली आपकी बृहद हिमालय है और फिर आपकी लघु हिमालय, फिर एक शिवालिक हिमालय। तो इधर पश्चिम की तरफ इनकी चौड़ाई, हिमालय तीनों श्रेणियों की चौड़ाई अधिक है और इधर पूर्व की तरफ यानी अरुणाचल प्रदेश में इसकी ऊंचाई कम है। तो ये आपको याद रखना है, ऊंचाई भी कम है और आपकी चौड़ाई भी कम है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती जाती है और इस कारण से पूर्व की तरफ की नदियां कोसी ढलान से अधिक होने के कारण हर वर्ष बाढ़ आती है तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है कि पश्चिम में नागा पर्वत यानी पाकिस्तान से पूर्व की नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हिमालय है वो नागा पर्वत से, यानी आपका ये जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ से लेके
यानी आपके पाकिस्तान की जो पश्चिमी बिंदु हिमालय का है वो आपका नागा पर्वत है, और पूर्वी तक जाता है तो वो आपका नामचा पर्वत तक जाता है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो ये आपको बता दें कि हिमालय का पूर्वोत्तर बिंदु पूछा जाए तो आपका वो नामचा पर्वत होगा, और यदि पश्चिमोत्तर पूछा जाए तो वो नागा पर्वत होगा। तो आपको दोनों ही ना से हैं। नागा पर्वत जो आपका हिमालय का पश्चिमी बिंदु है जहाँ से शुरुआत होती है, और आपका ये पूर्वोत्तर बिंदु है जहाँ पर नामचा पर्वत यानी जिब्बत तक फैला हुआ है। तो ये आपके 3 श्रेणियाँ इन्हीं में फैली हुई हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। काफ़ी सारे ऊंचे पर्वत बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं, यानी जो है बृहद हिमालय है उसके बारे में जान लेते हैं। यानी बृहद हिमालय के अंतर्गत कई ऊंची चोटियां हैं, तो उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर्वत का नाम दिया गया है, यहाँ स्थिति दी गई है, स्थित कहाँ है और उनकी ऊंचाई दी गई है। फिर देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, और ये आपकी इसकी ऊंचाई जो 8,848 मीटर है, तो ये आपको याद रखना। K2 दूसरी भारत महान हिमालय की ऊंची चोटी है, तो ये जो भारत में POK पाक ऑफ अधिकृत कश्मीर, ठीक है, याद रखना है। तो इसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर 611 मीटर है, तो याद रखना है कि मीटर में दी गई है, अगर गलती से हम किलोमीटर बोल दें तो आप समझना नहीं, ठीक है। देखते हैं कंचनजंगा, यानी तीसरी सबसे ऊंची हिमालय की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है, तो वो आपकी कंचनजंगा है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ये भी याद रखना है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर ऊंचाई पर है, तो ये आपको याद रखना है। 8,848 मीटर, 8,611 मीटर और 8,586 मीटर, ये थी आपको हिमालय से ऊंची चोटियां। फिर अगली देखते हैं मकालू, जो नेपाल में, इसकी ऊंचाई 8,462 है। अगली है धौलागिरी, भारत की है, और ये 8,167 मीटर है। तो अगली है मंसालू, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा और त्रिशूल, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में, भारत में। इनकी ऊंचाई भी देख लेते हैं। आपको मंसालू की है 8,163, 8,163, 8,125 और 8,091 और 8,091, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सब दी गई हैं, इन्हें आप आराम से विस्तृत रूप से अध्ययन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, और K2 दूसरे नंबर पे है, कंचनजंगा तीसरे पे और मकालू चौथे पर, धौलागिरी आपकी 5वें पर है, मंसालू 6वें पर है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते रहते हैं। कभी कभी 4 मिलान करने के लिए भी इन्हीं में से दे दिए जाते हैं, तो आपको अगर आपकी इनकी ऊंचाई याद है तो आप इनको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और शेष रह गई हैं कि नंदा देवी है और बंदरपुच्छ बद्रीनाथ हैं, ये तीनों भारत में हैं, और त्रिशूल, ये चारों भारत में हैं। तो आपको याद रखना है, इनकी 8,091 मीटर है, और 7,816 है, 6,316, 3,300 मीटर हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थी भारत में कौन कौन सी, अगर पूछी जाए, त्रिशूल है, नंदा देवी है, बंदरपुच्छ, बद्रीनाथ, ठीक है। ये पॉइंट थे जो आपने अध्ययन किए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट में अलग अलग देशों और अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है, यानी माउंट एवरेस्ट को कई नामों से जाना जाता है, जो अलग अलग देशों में नाम से जाना जाता है। जैसे नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है, तिब्बत में चेमोलुंगमा कहा जाता है, यानी अर्थात पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है कि नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है, तिब्बत में लुंगमा कहा जाता है, अर्थात पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो आपने ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगला आप देखते हैं पॉइंट क्या है। इसके अंतर्गत 2 ग्लेशियर आते हैं, तो वो कौन कौन सी ग्लेशियर जान लेते हैं। पहला गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर, दोनों ग्लेशियर ही उत्तराखंड में हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इनके अंतर्गत 2 ग्लेशियर आते हैं। कौन कौन सी ग्लेशियर हैं, तो आपको गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से
यमुना निकलती है। ये पॉइंट आपको हो गए। तो आपने ये अभी सभी अध्ययन जो किए वो आपके बृहद हिमालय से थे। अब हम लघु हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मध्य हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि इसकी औसत ऊंचाई 80 से 100 मीटर, 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की चौड़ाई है। यानी औसत चौड़ाई की बात करें तो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की चौड़ाई है। और इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। हम कलर बदल लेते हैं इसका, ठीक है, रेड कर लेते हैं। ओके, अगला पॉइंट है, देखते हैं। इसकी औसत ऊंचाई हमने आपको बता दी है, 3700 मीटर से 4500 मीटर है। और इसके अस्तित्व में नेपाल तक ही है, नेपाल ही तक है। इसका जो अस्तित्व है वो नेपाल तक ही है। और क्योंकि हिमालय पर्वत की मोटाई पश्चिम में है, अधिक है, और अधिक और पूर्व की ओर कम है, इसलिए से इस श्रृंखला को नेपाल तक ही सीमित रह जाती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि तीनों श्रेणियां भी इसी प्रकार से काम करती हैं। यानी जो इधर अधिक चौड़ाई पश्चिम में और पूर्व में इसकी कम चौड़ाई है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 5 पर्वत श्रेणियों में बटा है। तो यानी जो मध्य हिमालय है यानी लघु हिमालय, उसको 5 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? पीर पंजाल श्रेणी यानी जम्मू कश्मीर में है, और धौलागिरी श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है, मंसूरी उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है, और आपकी और ठीक है। फिर बात करते हैं कि 5 श्रेणियों को बांटा गया है, यानी मध्य हिमालय को यानी लघु हिमालय को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मंसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी और नागा टिब्बा श्रेणी, ठीक है। ये श्रेणियों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं इनमें पॉइंट क्लियर। सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है, यानी जो मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय वो सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है, और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है, और गर्मियों में घास उगाती है। इन्हीं घास के मैदानों को हम बुग्याल या पयाल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बुग्याल या पयाल कहते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि बुग्याल पयाल कहा जाता है, ठीक है। जो मध्य हिमालय लघु हिमालय पर जो सर्दियों में बर्फ़ जमी रहती है और जिस कारण से गर्मियों में फिर वो पिघल जाती है, तो वहाँ पर घास उगाती है, उन घास को हम बुग्याल पयाल कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है आप इस पॉइंट को कि बुग्याल और पयाल कहा जाता है। गुलमर्ग और सोनमर्ग भी कहा जाता है। गुलमर्ग और सोनमर्ग आपको इन्हीं घासों को कहा जाता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि मध्यम हिमालय और बृहद हिमालय के बीच की जगह को घाटी कहा जाता है। यानी हमने अभी बात की थी कि जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच को हम सचर जोन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो महान हिमालय है और लघु हिमालय के बीच का जो स्थान है उसे हम घाटी कहते हैं। तो आपको याद रखना, सचर जोन को ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है, जबकि महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली को हम नाम को घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि श्रीनगर एक घाटी है जो कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। बुलर झील, डल झील इन्हीं घाटियों में स्थित है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बुलर झील और आपका श्रीनगर किन 2 घाटियों के बीच में। तो आपको याद रखना है कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो स्थान है इसमें ही बुलर झील और श्रीनगर दोनों स्थित हैं। ये आपको याद रखना होगा। चुम्बी घाटी भी सिक्किम में है, और कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि हिमालय यानी मध्य हिमालय में कई पर्यटक स्थल हैं। तो वो कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि शिमला, मनाली और डलहौजी। यानी शिमला, मनाली, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में मंसूरी, रानीखेत और नैनीताल। ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं किन किन राज्यों में। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है, कौन सा पॉइंट किस राज्य में है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में आपके डलहौजी, मनाली और शिमला है, जबकि उत्तराखंड में मंसूरी, रानीखेत है, ठीक है। तो ये पॉइंट थी मध्य हिमालय से संबंधित। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे शिवालिक हिमालय, इनके आपने अध्ययन कर चुके हैं, ट्रांस हिमालय कर चुके हैं और महान हिमालय कर चुके हैं, और मध्य एवं लघु हिमालय के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। देखते हैं इसके बारे में कुछ कितने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझेंगे, ठीक है। अगला पहला है कि सबसे बाहरी और नवीन हिमालय, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि
इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर तक है। और हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली पेटियों को दून कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको फिर बता दें कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच की जो अलग चोटियां थीं उनके बीच के स्थान को हम सचर जोन कहते थे। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो स्थान था उसे हम घाटी कहते थे। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो स्थान है इसे हम दून कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे कि देहरादून और देहरादून, ठीक है, आपको याद रखना होगा। इन्हीं घाटों में पाया जैसे देहरादून और हरिद्वार, ठीक है। दून या द्वार कहा जाता है, तो ये आपको रखना है। दून से देहरादून बना और द्वार से हरिद्वार बना, तो ये आपको क्लियर पॉइंट हो गए होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मौसम अच्छा एवं कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, इसलिए अधिक लोग यहाँ रहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखोगे। शिवालिक हिमालय पर्वत के निचले भाग में तराई कहते हैं और वनाच्छादित तथा दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर जो शिवालिक हिमालय के निचले भाग में तराई क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर दलदली क्षेत्र पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि पश्चिम से सिंधु गार्ज और पूर्व में दिहांग गार्ज है। यानी पश्चिम में बात करें तो हिमालय के पश्चिम में सिंधु गार्ज है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज है। तो ये आपको गार्ज क्या होता है, जब दो पहाड़ों से जहाँ नदी जिस पहाड़ से काट कर गुजरती है उस स्थान को हम गार्ज कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, बीच बनाए गए रास्ते, यानी इस पश्चिम में सिंधु गार्ज एवं पूर्व में दिहांग गार्ज है। नदियों द्वारा पहाड़ों के बीच बनाया गया रास्ता झरने की तरह गार्ज कहा जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हमने अभी हिमालय को 2 मैंने भागों में बांटा था, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब हम हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ेंगे कि इसे कैसे होता है। तो देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की विभाजन को 4 भागों में बांटा गया। तो ये भी पॉइंट है कौन कौन सा है कि आपका पंजाब या जम्मू कश्मीर कहिएगा, कश्मीर हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो आपको पॉइंट कर दें कि ये जो आपकी 3 श्रेणियाँ दी गई हैं, तो जो लास्ट वाली श्रेणी है इसको हमने ऐसे पंजाब, ये आपका पंजाब हिमालय है, फिर आपका कुमाऊँ हिमालय है, फिर आपका नेपाल हिमालय है, फिर आपका असम हिमालय है। तो यानी ये आपका क्लियर हो गया है। तो देख लेते हैं कैसे कि भारत का जो नक्शा है अभी हम आपको बताते हैं। जो आपको सिक्के में और आपका चला गया, तो यहाँ पर जो इतना स्थान है आपको पंजाब हिमालय कहा गया। फिर आपका ये नेपाल है, तो नेपाल जो ये रहा आपका नेपाल, तो नेपाल हिमालय को हम इतने को कुमाऊँ हिमालय कहते हैं। फिर आपका कुमाऊँ हिमालय आया, फिर कुमाऊँ हिमालय के बाद आपका नेपाल हिमालय आया, फिर आपका असम हिमालय आया। तो आपका कश्मीर हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और आपका असम हिमालय, ठीक है। तो इस श्रेणी को अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है पंजाब हिमालय। तो इसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं कि सिंधु नदी व सतलज नदी के बीच के भाग को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। यानी सिंधु नदी जो बहती है जम्मू कश्मीर में ऐसे, और यहाँ पर आपकी बहती है सतलज नदी, तो इनके बीच को हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इसके अंतर्गत आते हैं। मानसरोवर में राकसताल जहाँ से सतलज नदी निकलती है इसी के अंतर्गत आती है। यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच को हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद आपका कुमाऊँ हिमालय आएगा। तो कुमाऊँ हिमालय के बारे में जानेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं। पहला कि हम इसमें देख लेते हैं। एक पॉइंट और रह गया कि देवदार और ब्लू पाइन, स्प्रेस, सिल्वर जूनियर आदि वनस्पतियाँ इसी मतलब हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कुमाऊँ हिमालय से संबंधित महत्वपूर्ण देख लेते बिंदु। कुमाऊँ हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी, सतलज नदी से काली नदी तक स्थान को उत्तराखंड से नेपाल के बॉर्डर तक के हिस्सा को कुमाऊँ हिमालय कहते हैं। तो हम बता दें आपको, जो आपका जम्मू कश्मीर और
आपको हम बता दें कि यहाँ से सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच को हमने पंजाब हिमालय कहा है, लेकिन उत्तराखंड के बिंदु से आपके नेपाल तक के बिंदु को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसमें कुमाऊं हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय है। तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि औसत ऊंचाई 5 यानी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत 332 किलोमीटर की सबसे छोटा यही है, यानी सबसे छोटा यानी 320 किलोमीटर सबसे छोटा क्षेत्र है यह पाया जाता है। और यहाँ ये आपकी रही है आपकी सतलज नदी और ये आपकी काली नदी। तो इन दोनों के बीच के जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ये आपका यानी जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर हिमालय हुआ और आपका ये कुमाऊं हिमालय हुआ। अब जब आगे स्थान आएगा तो उसे हम नेपाल हिमालय कहेंगे और उसके आगे आएगा भाग को तो हम आपको उसे असम हिमालय कहेंगे। तो देख लेते हैं अगला पॉइंट, नेपाल हिमालय संबंधित। नेपाल हिमालय आपका ये रहा, ये नेपाल हिमालय, ठीक है। तो काली नदी और तीस्ता नदी, यानी काली नदी यहाँ बहती है, यानी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पे जो काली नदी है तो इसे हम आपकी काली नदी, और यहाँ से जो बहती है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी सिक्किम में, तो इस तक के भाग को हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। इससे पहले हम बता दें कि यहाँ पे जो नदी सतलज नदी निकलती है इस भाग को हम आपको यानी कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और इसके ऊपर का जो जम्मू कश्मीर का भाग है इसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि हम बात अभी इसकी कर रहे हैं, ठीक है, हम बात इसकी कर रहे हैं। तो इसके महत्वपूर्ण क्या है कि इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, इसकी जो लंबाई वो 800 किलोमीटर है, उसकी औसत ऊंचाई 6250 मीटर है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 6250 मीटर, और सर्वाधिक ऊंचाई पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। इसी के अंतर्गत सबसे ऊंचाई पहाड़ी की चोटियाँ आती हैं, और सिक्किम दार्जिलिंग इसी के अंतर्गत आती है। सिक्किम और दार्जिलिंग जो पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और काठमांडू घाटी इसी के अंतर्गत, काठमांडू यानी नेपाल के अंतर्गत, नेपाल भी है इसी के अंतर्गत आता है। तो आपने इनको अध्ययन से जाना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब असम हिमालय के बारे में बात कर लेते हो। तो असम हिमालय आपका ये रहा सिक्किम, और ये आपका सिक्किम है। और हम बात करते हैं, ठीक है। तो असम हिमालय के बारे में बात कर लेते, तीस्ता नदी से लेके दिबांग नदी के हिस्से तक के असम हिमालय कहते हैं। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। लंबाई इसकी 750 किलोमीटर है। नागा पहाड़ी इसके अंतर्गत आती है। कोहिमा और मणिपुर में इम्फाल इसके अंतर्गत आते हैं। और खासी जयंतियाँ इम्फाल और डफला, ठीक है, आदि पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। जूनिपियर, ओकी, मेफिल, एल्डर, बिलो वनस्पतियाँ यहीं पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। असम हिमालय, तो हमने आपको 2 भागों में हिमालय को अध्ययन करके पढ़ा है। पहला तो आपको हो गया उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ से हमने इसमें उत्तर से दक्षिण में आपको हमने ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में बात किया। फिर आपको हमने पश्चिम से पूर्व की तरफ को बात किया। तो इसमें हमने आपको कश्मीर हिमालय और कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में बात किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपने समझे हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।